क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनियन मिनिस्टर थे फॉर्मर और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे बीसी खंडूरी। इनका निधन हो गया, तो इसके मौके पे कंडोलेंस जो है वो एक्सप्रेस किया सभी ने, और राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने। ठीक है। और ये बीसी खंडूरी ये 2007 से जो है वो 2009 तक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद ये 2011 से 2012 तक रहे। फिर ये बाद में यूनियन मिनिस्टर बने बने ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। और इनका एक मिलिट्री करियर भी रहा था। बिफोर एंटरिंग इंडियन पॉलिटिक्स इन्होंने जो है वो इंडियन आर्मी में मेजर जनरल के पद से ये रिटायर हुए थे। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के थे ये, उत्तराखंड के। तो इनका निधन हो गया। फिर आयुष मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया आयुष अनुदान पोर्टल। कल ये न्यू दिल्ली में जो है ये लॉन्च किया, मतलब करेंगे ये। और इसको डिजाइन किया गया है ताकि जो डिजिटल गवर्नेंस है और ट्रांसपेरेंसी है उसको बेहतर किया जा सके आयुष सेक्टर में। माना जा रहा है कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से डिफरेंट जो सेक्टर की जो स्कीम्स हैं इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उनका प्रॉपर तरीके से जो है वो मॉनिटर जो है वो किया जा सकेगा, और उसका जो बेनिफिट है वो जो रिसर्च वर्कर्स है, जो प्रैक्टिशनर है आयुष के, उस उनको जो है वो मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये 2014 में बना था। इधर भी काफी इसका न्यूज में रहता है। ये इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको प्रमोट करता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आयुष ग्रिड इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। और इसका एक एम है कि एक यूनिफाइड आईटी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना आयुष सेक्टर के लिए, ताकि बेहतर तरीके से गवर्नेंस हो सके, डेटा जो है उसको मैनेज किया जा सके, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी किया जा सके। ठीक है। तो इसी कंपोनेंट में नया ये आयुष अनुदान पोर्टल जो है ये अभी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट इसका पार्ट है। और जो भी इश्यूज हैं फंड से रिलेटेड, या जो कोई भी सेक्टर में अप्रूवल से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, उस पे ये वर्क करेंगे। फिर ईपीएफओ में के यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने अनाउंस किया कि ये ईपीएफओ जो है इसने अपना इंटेंस कर दिया है अपने एफर्ट, ताकि जो लिटिगेशन है उसमें कमी आ सके। और इन्होंने एक प्रोग्राम नया लॉन्च किया है, निधि आपके निकट प्रोग्राम। और इसमें जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो ईपीएफओ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान के लिए श्रम सुविधा 2.0 और समाधान 2.0 पोर्टल्स हैं। ठीक है। और इनको इस तरह से डिजाइन किया है कि जो लेबर लॉज है उनको प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लायंस हो, जो भी इश्यूज है उनको जो है वो सॉल्व किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये है। तो ये तीनों प्रोग्राम जो है इनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ईपीएफओ से रिलेटेड है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंतर्गत। और ये गवर्न होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 से। और इसमें लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो मेंबर्स हैं। और ये निधि आपके निकट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, ताकि एक इसमें एक स्पेशल कैंप लगा के जो भी बैकलॉग जो केसेस वगैरह थे उनकी प्रॉपर हियरिंग की गई, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी इश्यूज हैं उनको जो है वो निपटारा किया जा सके ट्रांसपेरेंट तरीके से। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने 79 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में हो रहा है, तो इसको एड्रेस किया। और इन्होंने बताया कि क्या क्या इंडिया के अचीवमेंट रहे हैं, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे वर्क हो रहा है। इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके तहत 880 मिलियन यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटीज को जो है वो क्रिएट किया गया है। इससे इंडिया का जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है वो बेहतर हो रहा है। जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत 600 मिलियन बेनिफिशरीज को जो है वो इसमें कवर प्रोवाइड किया गया है। और तो ये है। और इसके अलावा जो है वो जोनल काउंसिल की जो है वो मीटिंग हुई छत्तीसगढ़ में, बस्तर में,
26 मीटिंग हुई और वहां पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉर्पोरेशन और होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने कहा कि जो पूरा बस्तर रीजन है वो नक्सलाइट से फ्री हो चुका है। इन्होंने एश्योर किया कि यहाँ पे जो ड्रॉप आउट्स रेट है उनको पे वर्क किया जाएगा, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, इम्प्रूव किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे जो है वो सॉल्व इसको पूरा गवर्नमेंट जो है वो करेगी और जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा के 3 साल के भीतर 2029 के पहले नक्सलिज्म पे प्रॉपर पूरा तरीके से काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी। फिर WHO इन्होंने अभी कल ही भी ये न्यूज़ थी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है इंटरनेशनल कंसर्न, जो कि इबोला वायरस के आउटब्रेक से रिलेटेड है। इबोला एक काफी कंटेशियस डिजीज होती है जो कि लोगों से फैलती है और इसका जो बॉडी फ्लूइड होता है, जो कंटेमिनेटेड सरफेस है उसके से अगर एक्सपोजर होता है तो प्रॉब्लम होता है। इसके इसके पहले भी काफी जो है वो आउटब्रेक्स हो गए हैं पूरे जो वेस्ट अफ्रीका है वहां पे, जैसे कि गुइना है, लाइबेरिया है, सियरा लियोन है और उसमें काफी सारी जो है वो डेथ्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। और इसमें एक वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो इस पे वर्क किया जाता है कि कैसे जो है वो इफेक्टिव हो सके एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए और जो पब्लिक है उसमें डिजीज को टैकल करने के लिए पूरा जो है वो वर्क हो रहा है। और जो WHO है उसने कहा कि एक अर्जेंट मीटिंग इनको करना है जिसमें जो इंटरनेशनल रिस्पांस सिस्टम है उसको ये बेहतर तरीके से गाइड करें, क्योंकि इबोला वायरस की वजह से पिछले हाफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो मोर देन 15,000 पीपल की जो है वो डेथ हुआ है और टाइम टू टाइम इसका आउटब्रेक होता रहता है। तो अब जैसे जो जो भी रिसेंट के जो आउटब्रेक्स हैं, चाहे ये इबोला का हुआ चाहे हैंटा वायरस हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इबोला वायरस का जो एरिया है काफी स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे ये ज्यादा जो है वो स्प्रेड होता है। DRC या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इनका एक प्रोविंस है जहाँ पे ये इतोरी प्रोविंस यहाँ पे ये देखने को मिला है आउटब्रेक। ये जो रीजंस हैं इनका ज्योग्राफी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब कभी कभी ये पूछ देते हैं कि जो भी चीजें न्यूज में रहती हैं उनसे रिलेटेड जो और भी चीजें होती हैं पे। इसमें फिर जो ऐसा वो है ना, ये वैक्सीनेशन है ना इसका, इबोला क्या का। क्या चीज? एरबेबो ऐसे कुछ करके आया था ना हाँ हाँ, ये। ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन का तो कल भी मैंने बताया था ना, दोनों जो इसकी दो वैक्सीन्स हैं तो उनके दोनों के नाम कल वाले में ये और आर्टिकल जो है वो अच्छा था पूरा, इसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया था, है ना। इसकी दो वैक्सीन्स हैं जो कि जो वर्कर्स होते हैं, जैसे जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ स्टाफ जो होता है उनको लगाया जाता है कि ताकि जो है वो स्प्रेड कम हो। बहुत प्रिकॉशन इसमें करना पड़ता है, जैसे एक तरह से हाईली इन्फेक्शियस है ना, इंसान से इंसान में फैलता है। तो जैसे कोविड के टाइम पे था वैसे ही इबोला का भी स्प्रेड का काफी खतरा रहता है, तो इसी के लिए जो WHO इसमें इसको लेके सिम्टम्स होते हैं मैम, क्या बीमारी होती है सिम्टम्स इसमें? इसके भी वही हाई फीवर मतलब है, और इसमें भी जो है वो डेथ वगैरह का चांस काफी हो जाता है। हाई फीवर तो इसका चूंकि प्रॉपर इलाज वैसा होता नहीं है, तो सिम्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट होता है, जैसे हेडेक है, नोजिया है ना, फीवर है एक्सट्रीम जो कि उतरता नहीं है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं बॉडी में। इसी सब पे जो है वो वर्क होता है, जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट होता है कि ताकि इसको जो है वो टैकल किया जा सके। एक्चुअली ये जितने भी जो वायरल डिजीजेस होती है ना इनका एक अलग पैटर्न होता है, इन्फेक्शियस काफी होती है, फैलती बड़ी तेजी से है और बीमारी में मतलब होता यही है कि फीवर होगा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, है ना, रैशेस होंगे, जॉइंट पेन्स होंगे। तो ये जो यही सब चीजें जो सिम्टम्स यही रहते हैं और इन्हीं का पर्टिकुलर, क्योंकि एक कह लो कि इस वायरस का कोई पूरा एक इलाज नहीं है, जो सिम्टम बॉडी शो कर रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर बॉडी कितना इम्यूनिटी कितना कर सके, कितना लड़ सके, उसी तरह से इस पे जो है वो वर्क होता है। तो ये है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो डेंजरस स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको यूथेनेसिया के थ्रू जो है वो हटाया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा अपने ऑर्डर में, पहली बार इनका ये ऑर्डर आया कि ऐसे डॉग्स जिनको कि रेबीज है, रेबिड है, उनका
क्योर नहीं हो सकता है। काफी जो डेंजरस हैं उनको जो है वो यूथेनेसिया मतलब उनको इंजेक्शन वगैरह लगा के जो है वो उनको मारा जाए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक सेफ्टी को जो है वो बेहतर करना भी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। और इसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और एनवी अंजारिया इनकी बेंच थी। तो इन्होंने इशू किया है, कई सारे डायरेक्टिव्स जो है वो दिए हैं कि कैसे जो डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आवारा जो सड़क वाले स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कैसे जो है वो मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं ये यूथेनेसिया को जो है वो अप्लाई करें जो डॉग की पॉपुलेशन है उसमें, जहाँ पे बहुत अलार्मिंग लेवल पे बढ़ गए हैं और डेली जो है वो डॉग बाइट्स के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो जब डॉग्स को जो है वो रेबीज हो जाता है तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो पब्लिक सेफ्टी का एक जो है वो इशू हो जाता है। तो इसको देख के इन्होंने ये जजमेंट दिया है। और ये जो जजमेंट आया है इनका खुद से जो है वो इन्होंने एक केस सुओ मोटो केस था ये, मतलब खुद से इस पे इन्होंने जो है वो पूरा हियरिंग हुआ। और इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें स्ट्रे डॉग्स के बाइट्स की वजह से लगातार रेबीज के केसेस बढ़ रहे थे। स्पेशली जो दिल्ली का जो एनसीआर रीजन है वहां पे बच्चों को काफी सारे डॉग्स ने काटा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर उसके बाद जब रूलिंग आई इनकी तो उसमें जो है वो काफी विवाद भी हुआ। जो एनिमल लवर्स हैं, जो डॉग राइट लवर्स हैं, उन्होंने विरोध भी किया। फिर उसमें लंबे समय तक ये पूरा बहस वगैरह चला है। और तो इसको देखते हुए कि भैया जो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं उनको जो है वो, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक्ट भी है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इसके तहत जो है वो जो डॉग्स है उनको सिर्फ स्टरलाइज किया जा सकता है या वैक्सीनेट किया जा सकता है। यूथनेसिया नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो क्रुएल्टी माना जाएगा। तो उस केस मतलब उस पे भी था। तो अभी जो अब न्यू रूलिंग आई है तो मतलब एक तरह से ये है कि भाई अगर बहुत डेंजरस डॉग है और उसकी वजह से अब ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पब्लिक हेल्थ को देखते हुए उसको यूथनेसिया दिया जा सकता है, उसको मतलब मारा जा सकता है डेलीबरेटली। और अगर हम इंडिया का जो रिपोर्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पे 62 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं। और इसकी वजह से जो रेबीज है वो काफी एक इम्पॉर्ट मतलब सिग्निफिकेंट ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। हर साल 20,000 से ज्यादा लोगों की जो है वो डेथ होती है ड्यू टू रेबीज। और इंडिया को डब्ल्यूएचओ भी आइडेंटिफाई करता है कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जो ग्लोबल रेबीज की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें रोकना है। तो इसी के लिए फिर ये गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है इनका ये डिसीजन अनुसार आया है। तब देखना है कि इसमें क्या होता है, कैसे इसका कोई इसका लोग फिर एनिमल जो लवर्स हैं जो हैं उनको विरोध करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि भाई पब्लिक सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ भी तो काफी इम्पोर्टेंट है। और कैसे इनको इनका पॉपुलेशन अनलिमिटेड जैसे बढ़ने से रोका जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इस पे जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो इस पे अपना वर्क करेंगे। फिर जजेस इंक्वायरी कमेटी, और ये जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो एलिगेशंस थे अगेंस्ट हमारे फॉर्मर हाईकोर्ट जस्टिस, हाईकोर्ट जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर को दे दिया है। और ये जो सबमिशन है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1960 एक्ट, इसके तहत जो है वो दिया है। और ये कमेटी जो है वो बनी थी 12 अगस्त 2025 को लोकसभा स्पीकर ने इनको बनाया था कि जो एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं इसको इंक्वायरीज का किया जाए। और अब ये जो है ये दोनों हाउसेस के पास जाएगी। और इसके ये जो जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठ थी इसके में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अरविंद कुमार, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट श्री चंद्रशेखर और सीनियर एडवोकेट कर्नाटका हाई कोर्ट के बीवी आचार्य। इन लोगों ने इनकी ये कमेटी थी और इन्होंने पूरा जो है वो अपना इंक्वायरी किया है और रिपोर्ट जो है वो दिया है। तो इसमें जैसे कि अगर हम जजेस के रिमूवल से रिलेटेड जो है वो देख लें अगर चीजें, तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का ये इनेक्ट किया गया टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 124(4) एंड आर्टिकल 217(1)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डील करता है किससे, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम।
ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड है, और 217(1)(b) ये हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड है। तो इसमें एक प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, मोशन होता है, उसको साइन करना होता है, जिसमें कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि लोकसभा के 100 मेंबर्स को उसमें साइन करना होता है और राज्यसभा के 50 मेंबर्स को। तो ये लोग जो है वो स्पीकर को फिर देते हैं, एडमिट करते हैं स्पीकर या चेयरमैन, और उसके बाद जो है वो एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की जाती है, जो कि जिस डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की होती है। फिर ये जितने भी चार्जेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, और अगर इन्होंने पाया है, इस कमेटी ने, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो उसके बाद फिर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इनके रिमूवल के लिए ऑर्डर देते हैं। और ये काफी कम यूज होता है, और कुछ ही जजेस के अगेंस्ट जो है वो अभी तक इंक्वायरी हुई है, और इनके अभी अगेंस्ट इंक्वायरी थी, तो अभी रिसेंटली इन्होंने 1 मंथ पहले खुद से जो है वो अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तो अब बहुत क्या इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है कि जैसे आफ्टर रिटायरमेंट क्या चार्जेस, कैसे वो एक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, एक बार इस पे भी ये काफी एक अच्छा आर्टिकल था, जिसके पहले के केसेस में क्या क्या हुआ है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर पे आएगी कि कैसे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब उन्होंने अपने पोस्ट से तो जो है वो रिजिग्नेशन दे ही दिया है। तो इनके जो आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा इन्होंने सकता है। यशवंत वर्मा ने जो रेजिग्नेशन दिया था, इनका प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया था ना, लोकसभा का जो साइन होते हैं वो भी हो गया था, हाँ, राज्यसभा का प्रोसेस भी हो गया स्टार्ट हो गया है, तो अब रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब उनके अगेंस्ट कैसे चार्जेस लगाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक ऐसा अभी हुआ नहीं है कि किसी जज को प्रॉपरली जो है वो इम्पीच किया गया हो, क्योंकि वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं जो भी ऐसे केसेस हुए हैं, और जब अपने पद से हट पनिशमेंट गए नहीं हैं, मिलेगी मतलब इन्हें। तो क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है? अब ये जो है वो डिसाइड जो है वो उनको करना होगा, जो कि एक अब लोकसभा स्पीकर के ऊपर है, ये है कि क्या इन पे, क्योंकि करप्शन के चार्जेस है, तो करप्शन अगर प्रूफ है कि करप्शन इन्होंने किया है, तो अब ड्यूरिंग द इनके जो एक टेन्योर था उसमें तो अब ये है नहीं, तो आफ्टर टेन्योर उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, ये देखना होगा, है ना? क्योंकि कभी हम्म। ऐसा हुआ नहीं है कि आफ्टर रिटायरमेंट किसी के अगेंस्ट जो है वो केस चला हो, या मतलब उस बस पे ये उसको है कि आप रिजाइन कर दो, बस छुट्टी। सजा हुई हो। हाँ, मतलब यही कह सकते हैं कि बहुत सीरियस, अगर अगर ऐसे एलिगेशंस हैं, जो चार्जेस हैं, तो अभी तक कहाँ किसी को सजा मिली है कभी? चाहे कोई पूर्व जज हो रहा हो, या प्राइम मिनिस्टर रहा हो, या चीफ मिनिस्टर रहा हो, या हाई कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो कभी बहुत ऐसा एक्शन तो होता नहीं है। तो फिर बात वहीं रुक के आ जाती है कि फिर मतलब ही क्या रह जाता है, क्योंकि जब सजा ही नहीं मिली तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन ये है कि एक प्रोसीजर है जिसको हमें पता है, होना चाहिए, और नहीं, जैसे ये हमारे आजम खान है, ये भी तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, इनको तो सजा मिली। किसको। ये आजम खान। हाँ, तो इनका अलग के इनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी है ना, ये सिविल चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस अलग हो जाते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सिविल केसेस या करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन में सबका अलग होता है। तो अब मैम आपकी इनको पेंशन तो मिलेगी पेंशन रेजिग्नेशन के। तो मिलेगी, हाँ, क्योंकि रिजिग्नेशन है, पेंशन तो मिलेगा ही, पेंशन नहीं रोक, मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी इम्पीचमेंट तो हुआ ही नहीं, कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि पहले ही लोगों ने इस्तीफा दे दिया। बाद में भी कोई बहुत गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है नॉर्मली। फिर भी डीआरडीओ ने जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट किया ULPGM अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इसको लॉन्च किया गया प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल मिसाइल वर्जन 3 से। ये एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। और ये जो ट्रायल है इनको जो है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ का टेस्ट रेंज है, वहां से जो है वो किया गया। और अगर हम इस सिस्टम की बात कर लें तो ये काफी जो है वो एडवांस सिस्टम है, और इसमें जो है वो जीसीएस इनकॉर्पोरेट रहता है। जीसीएस एक ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये
जो ऑपरेशंस है उसके लिए ऑटोमेट इनका मतलब रेडी रहें और इनका ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चले, ताकि जो मिसाइल सिस्टम है और बेहतर और इफेक्टिव तरीके से जो है वो काम करे। और इसमें जो इंडिया का एक गोल है कि हमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज काफी क्रिटिकल है, इसमें सेल्फ रिलायंस बनना है। तो उसमें ये एक इस टेस्ट से जो है वो और फर्दर जो है वो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इन्होंने एक 1 डे का कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड, ये नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे 19 मई को ये चला और इसका उद्देश्य था कि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, इन केस ऑफ डिजास्टर लोगों को प्रिपेयर करना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, जो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ये अब जैसे कि प्रोग्राम नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ये नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ये पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स इनके बारे में पूछा जाता है। फिर इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश हुई थी, डैम सेफ्टी एक्ट 2001 के अंतर्गत आता है ये। और इसका काम है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ डैम्स अक्रॉस इंडिया। ये जितने भी डैम्स हैं उनके इंस्पेक्शन का, मॉनिटरिंग का काम करते हैं और देखते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कितना ये प्रिपेयर है। नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1500 मेगावाट और ये वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन जो है उसमें ये है और ये हिमाचल प्रदेश में इसका लोकेशन है। फिर ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, एक यूके का एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने डेनिश ग्लोबल फंड मैनेजर कॉपेन हेगन रिसर्च पार्टनर के साथ लॉन्च किया, ये लॉन्च करेंगे नॉर्थ स्टार। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है और ये $300 मिलियन का इनिशिएटिव है जो कि पूरे इंडिया में सोलर, विंड, हाइब्रिड और जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं इनपे जो है वो इन्वेस्ट करेगा। और इनका कहना है कि हर पार्टनर है, ये दोनों ग्रुप जो है वो इसमें $150 मिलियन के लगभग का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ स्टार है ये पहला इन्वेस्टमेंट होगा अंडर ब्रिटिश क्लाइमेट पार्टनर्स और ये एक 1.1 बिलियन पाउंड का क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव है, जिसको कि बीआईआई या ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये 5 ईयर का पूरा इनका स्ट्रेटेजी है और माना जा रहा है कि इससे क्लीन एनर्जी जो है उसका जनरेशन जो है वो बढ़ेगा और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 4 मिलियन मेगावाट आवर्स का जो क्लीन एनर्जी है उसको एनुअली जनरेट किया जाएगा। साथ ही साथ 4 मिलियन टन ऑफ जो कार्बन एमिशंस है उसको प्रिवेंट किया जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये एशिया में वर्क करेगा, जितनी भी कोल डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं इसमें जैसे कि इंडिया के अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज हैं। और इंडिया का टारगेट भी है हमारा कि हमारी जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हमको 2030 तक बढ़ा के 500 गीगावाट करना है। साथ ही साथ नेट जीरो एमिशंस हमको 2070 तक जो है वो नेट जीरो कर देना है एमिशंस। ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसको बहुत बेहतर तरीके से काम जो है अपना कर सके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा। फिर शिवराज सिंह चौहान, ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अपना एड्रेस किया, ईस्टर्न रीजनल खरीफ एग्रीकल्चर जोनल कॉन्फ्रेंस, ये भुवनेश्वर में हुआ। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम लॉन्च करने वाले हैं खेत बचाओ अभियान या सेव द फार्म कैंपेन। और इसके ये एक प्लान है कि स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसके तहत जो फेक पेस्टिसाइड्स हैं और जो खराब तरह के जो लो स्टैंडर्ड के जो सीड्स हैं उनको जो है वो कैसे जो है वो कर किया जा सके, रोका जा सके। और इन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी बेहतर के लिए, फूड सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, साथ साथ ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और फार्मर्स की इनकम और लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है। फिर साथ ही साथ इन्होंने इसमें बताया कि कैसे पीएम आशा स्कीम है, इसको गवर्नमेंट के सपोर्टेड और इसके थ्रू जो काफी सारे जो क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को बेहतर किया गया है, इसमें कि ब्लैक ग्राम या उड़द है, मसूर है, रेड लेंटिल, तुअर है या पिजन टी क्रॉप्स। और इसका उद्देश्य है कि कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पल्सेस में, और जो पल्सेस ग्रोवर्स हैं उनकी जो इनकम है उसको और बेहतर करना। ठीक है।
फिर असम के मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट में एक सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, तो वहां पे लेके जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है वो एक सर्वे पूरा कराएंगे। यहाँ पे एक ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें सैटेलाइट टाउनशिप बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स हैं, तीवा और बोडो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इस पूरे टाउनशिप प्लान का जो है वो ऑब्जेक्शन किया है। टाटा ग्रुप का ये एक प्लांट है, 27,000 करोड़ का ये सेमीकंडक्टर प्लांट है। इसको ये टाटा ग्रुप जो है वो बना रहा है। इस फैसिलिटी से माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 48 मिलियन चिप्स जो है वो पर डे बनेंगी जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो इसको, कुछ लोगों ने इसका वेलकम किया है। बाकी जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो किया है कि भैया अभी जो सर्वे है इसको हम पॉज करते हैं, फिर इसमें देखना होगा कि कैसे ये इनको जो है वो अपने बताते हैं उसके जो कि हाँ क्या इसके पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। तो अब जैसे कम्युनिटीज की जो नेम है, जैसे तीवा और बोडो कम्युनिटीज, ये कौन से स्टेट से हैं ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये तो बन ही रहे हैं गुजरात में, असम में, तो ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड जो है वो फिर इनका अभी है चल रहा है। उसमें बताया गया है कि कैसे इस इनिशिएटिव के थ्रू जो चीता है उनका जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे उनको जो है वो वापस से चीता ले आया गया। और नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना से चीते ले आए और उनका पूरा प्लान तरीके से जो है वो उनको जो है वो यहाँ पे रखा गया। फिर उनसे भी जो है वो कब्स बॉर्न हुए। तो बेहतर तरीके से ये कंजर्वेशन का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। और इसमें काफी हम जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स हैं गवर्नमेंट के कि ये इसको और एक्सपैंड करेंगे। नई साइट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश में नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे भी इनको मतलब जो है वो ले जाया जाएगा चीतों को। अभी ये कूनो नेशनल पार्क में जो है वो ज्यादा है ये, ठीक है। और चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे। काफी इनकी हंटिंग वगैरह होती थी और शिकार का कमी था, इसकी वजह से प्रोजेक्ट चीता ये लॉन्च हुआ 2022 में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो चीता है अभी बढ़ के इनका जो नंबर है वो 30 से ज्यादा जो है वो हो चुका है। फिर इसके अलावा अभी टाइगर डेथ्स जो है वो रिपोर्ट किया गया है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। और इसके पहले भी यहाँ पे कुछ जो है वो, मतलब ये छठवां टाइगर डेथ रिपोर्ट किया गया है मध्य प्रदेश में है ये कान्हा टाइगर रिजर्व इन अ मंथ। जिसकी वजह से जो है वो अथॉरिटीज जो है वो काफी मतलब उनको है क्या रीजन है। तो कहा जा रहा है कि अभी जो सस्पेशन है कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है और ये डॉग्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, इसकी वजह से इन जो टाइगर्स हैं इनकी मृत्यु जो है वो हो रही है। तो अब अगर हम बात कर लें कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की, तो ये एक मॉर्बीली वायरस होता है। और ये ह्यूमंस में जैसे मीजल्स वायरस होता है उसी से ये रिलेटेड होता है। डॉग्स इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। और इनका जो पॉपुलेशन है, जो नेशनल पार्क है उनके आसपास भी जो है रहते हैं, तो उनसे ये अदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। और इनकी वजह से जो ये हमारे लायंस टाइगर्स इन पे खतरा जो है वो होता है। इसके पहले ये जो वायरस है इसका आउटब्रेक जो है वो गिर नेशनल पार्क में हुआ था, जिसकी वजह से 2018 में काफी लायंस की जो है वो डेथ हुई थी। ये जो वायरस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है या बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, या जो फॉरेस्ट के आसपास जो एरियाज हैं जहाँ पे डॉग्स वगैरह रहते हैं उनसे जो है ये फैलता है। तो ये भी एक चैलेंज है। और इसमें जो अथॉरिटीज हैं इसमें वर्क कर रही हैं कि कैसे जो बफर जोन है इसमें जो स्ट्रे डॉग्स इनको हटाया जाए, ताकि फर्दर इनकी वजह से और जो टाइगर स्पीशीज हैं उनपे जो है वो खतरा ना हो, उनपे प्रॉब्लम जो है वो और ना हो। फिर थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई ओस्लो में। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये 5 देशों की यात्रा पे गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे जो है वो मुलाकात की और मीटिंग हुआ। और इसमें पूरा रिव्यू किया गया कि कैसे बायलेटरल कॉपरेशन बढ़ाना है डिफरेंट सेक्टर्स में। जियोथर्मल एनर्जी, फिशरीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना है, क्रिएटिव इकोनॉमी, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, कैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देना है।
इसमें जो फोकस था डिस्कशन का वो ये था कि आर्कटिक रिसर्च पे और कोऑपरेशन किया जाए। ठीक है, सारे जो नेशंस हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया कि पोलर साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम जो है वो करेंगे। इंडिया नॉर्डिक समिट मैकेनिज्म ये शुरू किया गया था 2018 में, और इसके तहत इंडिया का जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके साथ जो इंगेजमेंट है उसको और बेहतर करने पे काम जो है वो हो रहा है। और आइसलैंड की अगर हम बात करें तो इसका काफी यूनिक है जियोलॉजी, और एक्सपर्ट है ये जियोथर्मल एनर्जी में। ठीक है, तो ये है। फिर इसके अलावा इसी समिट में इन्होंने फिनलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, तो क्या मतलब इसमें था कि इन्होंने कहा कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कोऑपरेशन और बेहतर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, 5G और 60s टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन सब पे जो है ये काम जो है वो होगा। तो फिनलैंड, आइसलैंड, इनके सबके साथ, इसके अलावा डेनमार्क के पीएम से भी मुलाकात हुई, और दोनों कंट्रीज ने जो है वो कमिटमेंट किया कि हम ग्रीन स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको और बेहतर करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर वर्क करेंगे। रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स होंगी दोनों कंट्रीज के बीच में, और इनके बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2020 से ये इफेक्ट में है, लॉन्च किया था इन्होंने, ताकि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन ट्रांजिशन पे जो है वो काम हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं इसमें इन्होंने डेनिश कंपनी से कहा कि गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, यहाँ पे जो है वो आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, काम करिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हुई। फिर एक आर्टिकल था, ट्रम्प अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भी चाइना विजिट पे गए थे, और एक न्यू विजन देखा जा रहा है कि कैसे यूएस चाइना जो रिलेशन है उसको अलग तरीके से इस पे वर्क किया जाए। और 9 इयर्स के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो है वो चाइना गए। ठीक है, और जो की आउटकम्स थे, दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि वो एक कंस्ट्रक्टिव यूएस चाइना रिलेशन पे वर्क करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, और बायलेटरल रिलेशंस पे जो है वो काम करेंगे। दोनों ने कहा कि हम जो है वो इनका ये एक जो विजन है टेंजिबल कॉपरेशन उसको बढ़ाने पे जोर देंगे। सेंसिटिव इश्यूज को एक तरह से रेड लाइन की तरह कहा गया। ताइवान का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, और जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि जो ताइवान का क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूएस और चाइना के बीच में, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होगा। और उन्होंने कहा कि ताइवान ताइवान इंडिपेंडेंस और क्रॉस स्टेट पीस ये जो है वो इररिकंसिबल है, मतलब इस पे कोई बातचीत तो नहीं हो सकती है। दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो एग्री किया कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इस मतलब जो है वो इस पे प्रॉपर तरीके से बातचीत हो, वर्क हो। ठीक है, और अब इसमें है कि अब इसको एक तरह से देखा जाए कि अगर यूएस और चाइना के बीच में अच्छा रेपो बन जाता है तो इंडिया के चीजों पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेके भी कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना को भी एक राइवल के तौर पे देखा जाता है इंडिया का। ठीक है, चाहे मतलब यहाँ पे भी काफी जो है वो इश्यूज रहते हैं, तो कैसे रिलेशंस को और बेहतर किया जाए इस पे पूरा इनका डिस्कशन रहा। अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें और निकल के आती हैं। टेंशन जो है वो अभी फिर से बढ़ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ईरान और यूएस के बीच में जो है वो अभी यूएस ने कहा है कि ये फर्दर सोच रहे हैं, और अटैक्स को इंटेंसिफाई करने के लिए भी कोई डील नहीं हो पाई है। तो क्वेश्चन आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ये कि ईरान का लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ में। तो यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरा एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे करीब 1.5 लाख के लोग रहते हैं, 1,50,000। और यहाँ पे इनका क्रिटिकल वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, तो ऐसा रिपोर्ट है कि जो अथॉरिटीज हैं इसको पूरा अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। और देखना होगा कि अब आगे जो है अगर अटैक फर्दर होते हैं तो उससे क्या मतलब उससे और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पहले से ही बंद है, तो टेंशन अभी फिलहाल और बढ़ गया है। कई सारी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने यूएस से कहा है कि आप जो है वो और जो है वो निगोशिएशन करिए, बातचीत करिए, ताकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो सके। और जैसे कि जो ईरान है उसका कहना है कि हमारी अपनी सॉवरेनिटी को देखते हुए और जो हमारी नीड्स उनको देखते हुए हम जो अपना न्यूक्लियर वो है उसको नहीं एकदम खत्म करेंगे, हम सेफ यूज के लिए उसको करेंगे। यूएस का है कि नहीं आप इसको
स्टॉप करिए। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं, तब देखो इसमें क्या होता है। फिर इंडिया और नॉर्वे, इनके बीच में जो साइंस और इनोवेशन पार्टनरशिप जो है वो और बेहतर हुई है। सीएसआईआर और इनका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इन्होंने जो है वो नॉर्वे के साथ 5 एग्रीमेंट किए। इसमें क्लीन एनर्जी, ऑफशोर विंड, सस्टेनेबिलिटी, जियो साइंसेज, इस पे जो है वो पूरा जो है वो वर्क हुआ। और रिसर्च को और बढ़ावा देने पे दोनों कंट्रीज जो है वो मिलजुल के काम करेंगी। ठीक है। कोलैबोरेशन हुआ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे किया जाए, कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जाए, नए नए वेंचर्स बनाए जाएं। ठीक है। दोनों कंट्रीज ने माना है कि काफी क्रूशल है इन लोगों का जो पार्टनरशिप है, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लीन एनर्जी और पोल्यूशन, तो इस पे दोनों मिलजुल के काम करेंगी। कॉपरेशन, नॉर्वे ने भी कहा है कि हम जो है वो अपना पूरा जो है इस पे मदद करेंगे। फिर भी रिसर्चर्स ने जो है वो एक, इनकी टीम ने पूरा एक लार्ज सर्वे किया एंशियंट ह्यूमन जीनोम्स पे अब तक के जो हैं। और इसमें इन्होंने 15,836 एंशियंट डीएनए सीक्वेंसेस को जो है वो स्टडी किया, कंपेयर किया, जो पूरा वेस्टर्न यूरेशिया का रहा है। और इसको जो इसी रीजन के जो मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ। ठीक है। और जो ओल्डेस्ट रिमेन्स थे वो 18,000 ईयर्स ओल्ड पुराने हैं। तो इनको किसी तरीके से इन्होंने जो है वो पूरा मैनेज किया और स्टडी किया। ठीक है। कंप्यूटर सिमुलेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड का जो है वो यूज जो है वो इन्होंने किया। और इन्होंने कहा कि मतलब जो काफी सारे जो है वो चेंजेस हुए हैं। और इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। जो पॉपुलेशन माइग्रेशन है और जेनेटिक ड्रिफ्ट उसमें। और इन्होंने कहा कि ओवर द लास्ट 6,000 ईयर्स जो बी वेरिएंट है एबीओ ब्लड टाइप में, वो ज्यादा कॉमन हुआ है अमंग जो वेस्टर्न यूरेशियंस हैं। ए वेरिएंट जो है इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। और इन्होंने कहा कि 8,000 एगो, पहले मतलब 8,000 पहले जो ह्यूमन थे उन्होंने जो है वो ह्यूमंस बिगेन सिलेक्टिंग फॉर जीन वेरिएंट दैट प्रोड्यूस लाइटर स्किन टोन्स एंड पिगमेंटेड हेयर्स। ठीक है। तो ताकि ये जो है वो एक अडेप्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी सिंथेसिस करने को लेके। ठीक है। फिर इसमें उन्होंने कहा कि 4 साल पुराना, मतलब 4,000 साल पुराना जो डीएनए है, उससे उन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है डिजीज कॉजिंग वेरिएंट ये बढ़ा है पिछले 4,000 साल में। 0% से 20% जो है वो बढ़ा है। और इसके अलावा अ, मतलब यही है कि पूरा एक लॉन्ग स्टडी का डेटा इन्होंने दिया है कि कैसे-कैसे चीज़ें जो हुई हैं और एंशिएंट टाइम में कैसे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और जो आज के जो ट्रेड्स हैं, ठीक है? जैसे कि कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, डिफरेंट जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, हाउस होल्ड इनकम पे, स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पे, इनमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो हुआ है। और इसमें ये भी बताया इन्होंने कि स्मोकिंग की वजह से भी पुराने समय से और काफ़ी जो है वो इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों, मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस पे। ठीक है। और क्या स्पेसिफिक ट्रेट होता है जिससे कि एंशिएंट सिलेक्शन हुआ, ये इस पे बहुत ज़्यादा अभी ये कहने की कुछ स्थिति में जो है वो नहीं है। और इन्होंने जो है वो कार्बन 14 का यूज करके जो है वो पूरा ये इसका स्टडी किया, मतलब कि कैसे कैसे जो है वो चीजें ओरिजिन हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है। तो टाइम टू टाइम ऐसी स्टडीज होती रहती हैं जिसमें कि पता करने की कोशिश किया जाता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, पूरा जो ह्यूमन है वो कैसे बना, क्या क्या चीजें जो हुई, और आगे क्या हम सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे चीजें और कैसे हो, क्या चेंजेस होंगे, क्या चीजें और होंगी। फिर स्वान वुल्फ इफेक्ट, इसको डिटेक्ट किया है मार्स पे बाय मेवन। ये यूएस का नासा का जो है मेवन स्पेस क्राफ्ट है, तो इन्होंने एविडेंस पाया है स्वान वुल्फ इफेक्ट का। और स्वान वुड इफेक्ट क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो जो सोलर विंड होता है ये होता है एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि फ्लो करती है आउटवर्ड्स, सन से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है। और एज इट नियर्स अ प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड इट कंप्रेसेस नियर द मैग्नेटिक बाउंड्रीज। तो जब ये किसी प्लैनेट के पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक बाउंड्रीज होती हैं उसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाते हैं उसके इफेक्ट के द्वारा।
और क्या होता है कि इसकी वजह से लोअर पार्टिकल डेंसिटी जो है वो जो रीजन ऑफ लोअर पार्टिकल डेंसिटी जो है ये और क्लोज हो जाता है टू द स्ट्रीम। तो इसको जो है, इस फिनोमेना को जॉन वुल्फ इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। उनका कहना है कि ये स्टडी काफी सिग्निफिकेंट है और इससे जो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का उसको और बेहतर तरीके से समझने में जो है वो डिटेक्ट करने में जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। और मतलब ये एक प्रेशर ग्रेडियंट है जो कि सोलर विंड की वजह से जो है वो जनरेट होता है। ठीक है। तो ये है। और मावन का नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो है वो नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा है। तो ये है। बाकी स्पोर्ट्स में आज कोई न्यूज़ नहीं थी, तो यही है आज का सारा।